सेशन था पहला, जिसके बारे में हमने सिर्फ एक फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है, उसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, MT5 क्या होता है, ठीक है, उसमें ट्रेड कैसे लगाते हैं, बाय की सेल की, चार्ट क्या होता है, कैंडल क्या होती है, ये सारी चीजें जो बेसिक चीजें थी वो हमने सीखने की कोशिश की। लेकिन आज से बाकायदा जो फॉरेक्स का नॉलेज है वो आप सीखना शुरू करेंगे। और फॉरेक्स का जो इल्म है वो दो तरह का होता है। फॉरेक्स नॉलेज जो है, यानी फॉरेक्स का जो इल्म है वो दो तरह का होता है। पहली जो किस्म है उसे हम कहते हैं टेक्निकल नॉलेज, और जो दूसरा इल्म है उसको हम कहते हैं फंडामेंटल नॉलेज। फंडामेंटल नॉलेज, नॉलेज का मतलब होता है इल्म, ठीक है जी। और फंडामेंटल का जो मतलब है ना, वो, उसको फंडामेंटल को आप आसान लफ्जों में ये कह सकते हैं कि फंडामेंटल का मतलब होता है खबरों का इल्म। खबरें यानी न्यूज, ठीक है। न्यूज का जो इम्पैक्ट होता है या असर होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग के पेयर्स के ऊपर, उसको हम फंडामेंटल नॉलेज कहते हैं। तो अभी हमारे जो सेशन होंगे इस बैच के, वो तकरीबन 7 से 8 सेशंस या मे बी 9 सेशंस होंगे, और 7 8 सेशन समझ लें आप। तो उन सेशंस में जो 7 से 8 सेशंस होंगे, हमारे जो टेक्निकल नॉलेज को हम कवर करेंगे वो हमारे तकरीबन कम से कम 4 से 5 सेशंस होंगे जी। तो आप इसके अलावा जो फंडामेंटल नॉलेज को कवर करने के लिए हमारा सेशन होगा वो आधा सेशन होगा, हाफ सेशन। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि किस नॉलेज की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो टेक्निकल नॉलेज की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए हम ज्यादा टाइम इसके ऊपर लगाएंगे। और जो न्यूज का नॉलेज है, फंडामेंटल नॉलेज, उसका जो इम्पैक्ट तो ज्यादा होता है, लेकिन वो इतना मुख्तसर होता है कि उसको आप आधे सेशन में भी कवर कर सकते हैं, समझ आ जाएगी आपको, ठीक है जी। तो इसके अलावा जो एक दो सेशंस होंगे हमारे वो प्रैक्टिस में और बाकी कुछ चीजें हैं, उनके ऊपर हम वो इस्तेमाल करेंगे अपना टाइम। तो सबसे पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि जितना भी टेक्निकल नॉलेज है, जितना भी टेक्निकल नॉलेज है, वो सारे का सारा हमने अपने चार्ट के ऊपर इस्तेमाल करना होता है। हमने अपने चार्ट्स के ऊपर, ठीक है, किसी भी पेयर के चार्ट पर इस्तेमाल करना होता है, इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। तो इसलिए आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि आज से बाकायदा आपको होमवर्क मिलेगा। आज के हर सेशन में जो भी चीज़ मैं थोड़ी सी सिखाऊंगा आपको, आपने उसको समझने की कोशिश करनी है। और जो चीज़ समझ ना आए वो आपने सेशन के आखिर में मुझसे क्वेश्चन भी कर लेना है, सवाल कर लेना है, मैं जवाब दूंगा आखिर में, ठीक है। वो 10 15 मिनट का जो हमारा सेशन होगा सवाल जवाब का, आखिर में डेली होता है वो। तो उसमें आपने सवाल करना है, और जितनी भी आपको समझ आएगी वो आपने अपने अगले सेशन से पहले लाजम उसकी प्रैक्टिस करनी है। फारग वक्त निकाल के, बेशक आप आधा घंटा प्रैक्टिस करें, ठीक है, अपने फारग वक्त में से, इजी टाइम में से 1 घंटा करें, 2 घंटे करें, क्योंकि अगर आपको जो भी चीज समझ आएगी डेली हर सेशन में, अगर उसकी आप अपने चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे उस तरीके से जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, तो इस नॉलेज का आपको कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, ये जो भी हम सीखेंगे नॉलेज, जब ये 7 8 सेशन या 9 सेशन खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद आप किस काबल हो जाएंगे। असल क्वेश्चन ये है कि 7 से 8 सेशंस के बाद, सेशंस के बाद आप इस काबल हो जाएंगे कि सही जगह से बाय और सेल की ट्रेड ले सकें, और थोड़े नुकसान पे,
थोड़े नुकसान पर ट्रेड को क्लोज कर सके। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आपकी जो विनिंग रेशो होगी, आपकी जो भी ट्रेड आप लगाएंगे, अगर ये सारा नॉलेज अगर आपने सही उसी तरीके से सीखा और उसकी प्रैक्टिस की जैसे मैं बताऊंगा, तो ज्यादा उम्मीद है कि आपकी हर ट्रेड की जो विनिंग रेशो होगी इंशाल्लाह वो तकरीबन 70 to 80% तक हो जाएगी, और बाज औकात इससे भी ज्यादा हो सकती है। ठीक है। और जो आपकी लूजिंग रेशो होगी, ट्रेड जो आपकी नुकसान में जाएगी, वो रह जाएगी तकरीबन 20 से 30% या इससे भी कम। ठीक है। तो ये अगर आप इस काबिल हो जाते हैं ये नॉलेज सीखने के बाद, सिर्फ 1.5 2 हफ्ते के बाद, तो आप समझें कि आप कितने कामयाब ट्रेडर बन जाएंगे। तो आप एक कामयाब ट्रेडर बन सकते हैं, सक्सेसफुल ट्रेडर। तो ये नॉलेज जो आप अभी सीखना शुरू करेंगे आज से, ये है तो बहुत आसान, लेकिन अगर आप इसको प्रॉपरली सीख गए और उसकी प्रैक्टिस करते रहे, साथ साथ इसको अप्लाई करते रहे, तो आप को ये सारी जिंदगी फायदा देगा। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज है। ओके जी, तमहीद काफी मैंने बांध दी, अब शुरू करते हैं आगे। तो सबसे पहले जो टेक्निकल नॉलेज के अंदर जो पहला टॉपिक है हमारा, टेक्निकल नॉलेज के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक है वो होता है कि क्योंकि चार्ट के ऊपर नॉलेज अप्लाई होना है ना सारा, तो चार्ट के ऊपर तो हम कल कल हम देख चुके हैं कि सिर्फ कैंडल्स होती हैं दो तरह की, एक रेड कलर की कैंडल होती है और एक ग्रीन कलर की कैंडल होती है। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे कि कैंडल्स, एक जो कैंडल होती है चार्ट के ऊपर, ठीक है, उसके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, जिस्म के हिस्से होते हैं, वो कितने होते हैं। तो कैंडल को आज हम समझने की कोशिश करते हैं, ये सबसे पहला हमारा टेक्निकल नॉलेज है। ठीक है। तो इसके लिए बहुत सिंपल है। अच्छा, एक बात मैं आप सब दोस्तों को बता दूं कि ये जो चार्ट आपने ओपन करना है ना, एक तो जिन दोस्तों के पास मोबाइल फोन्स होते हैं अच्छे वाले, तो वो MT5 डाउनलोड करते हैं अपने मोबाइल के ऊपर। ठीक है। तो अपने मोबाइल के ऊपर MT5 के ऊपर भी आप चार्ट ओपन कर सकते हैं, चार्ट्स आप ओपन करें। ठीक है। लेकिन ज्यादा बेहतर ऑप्शन ये होता है सीखने के लिए और अपने चार्ट के ऊपर नॉलेज अप्लाई करने के लिए, कि अगर आपके पास लैपटॉप है या डेस्कटॉप, यानी कंप्यूटर है जो बड़ी स्क्रीन वाला, डेस्कटॉप कंप्यूटर, तो या आपके पास कोई टैबलेट वगैरह अगर है घर में, तो ज्यादा बेहतर ये होगा कि आप ये चीजें इस्तेमाल करें और इन चीजों के ऊपर कोई भी चार्ट ओपन करें, किसी भी पेयर का चार्ट्स। क्यों? क्योंकि इनकी स्क्रीन बड़ी होती है ना, मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है, तो उसके ऊपर थोड़ी कैंडल्स नजर आएंगी आपको। मोबाइल के मुकाबले में टैबलेट हो, कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो, उसकी स्क्रीन काफी बड़ी होती है। तो जब बड़ी स्क्रीन के ऊपर आप चार्ट ओपन करेंगे, तो वो आपको एक वक्त में सैकड़ों कैंडल्स दिखाएगा, दूर तक माजी में आप देख सकते हैं अप्स एंड डाउन्स कैंडल्स के, कि प्राइस कहां से कहां तक गई, ऊपर कितनी गई थी, नीचे कितनी गई थी, और कब कब कहां से वापस आई थी। ठीक है जी। लेकिन अगर किसी के पास ये चीजें नहीं है, तो वो सिर्फ मोबाइल को भी फिर जाहिर है इस्तेमाल कर सकता है मजबूरी में, वो भी उस पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। ओके जी। अब जब भी आपने चार्ट्स जो बड़ी स्क्रीन के ऊपर इस्तेमाल करने हैं, तो दो वेबसाइट्स में यहाँ पे लिख देता हूँ, आप वो नोट कर लें। एक वेबसाइट है, उसका एड्रेस है इन्वेस्टिंग, INVESTING, investing.com। और एक दूसरी वेबसाइट है www.trading, TRADING, TradingView, view.com। ठीक है। ये दो वेबसाइट्स है जिसको आप अपने गूगल के ऊपर ओपन करें, किसी एक वेबसाइट को, और वहां पे किसी भी पेयर का चार्ट ओपन करें, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। तो उसका जो टेक्निकल चार्ट है वो देखें, फुल स्क्रीन कर लें, तो वो पूरी स्क्रीन के ऊपर आपको कैंडल्स का चार्ट ही मूव करता हुआ नजर आएगा लाइव।
ठीक है, अगर मार्केट ओपन है तो सैटरडे संडे को मार्केट बंद होती है। इसके अलावा बाकी 5 दिन हफ्ते में मार्केट चल रही होती है, रात को 1 से 1.5 घंटे के लिए बंद होती है। बाकी सब 22 से 22.5 घंटे मार्केट 5 डेज अ वीक चलती रहती है। ओके जी। तो सबसे पहले जी हम क्या करने लगे हैं कि मैं अभी ओपन करने लगा हूं investing.com को। ठीक है, ये वेबसाइट ओपन करने लगा हूं, पहली वाली investing.com। तो ये वेबसाइट है जी। मैं यहाँ पे देखें, मैंने गूगल ओपन किया है और यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ एड्रेस ऊपर www.investing.com। ये investing.com का फ्रंट पेज या होम पेज ओपन हो गया। अब इस वेबसाइट में बहुत कुछ है, लेकिन हमने जो जरूरी चीजें हैं शुरू में सिर्फ उन तक महदूद रखना है अपने आप को। ठीक है, बेसिक चीजों के ऊपर। तो सबसे पहले आप ये देखें कि जो ऊपर ये बड़ा बड़ा investing.com लिखा हुआ है, इसके होम पेज के ऊपर ही, फ्रंट पेज के ऊपर ही, उसके सामने एक सर्च इंजन दिया हुआ है, ये वाला। तो यहाँ पे आपने दुनिया की फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो भी पेयर है, उस पेयर की आपने अलामत लिखनी है यहाँ पे, जिसका चार्ट ओपन करना चाह रहे हैं आप। ठीक है। तो मिसाल के तौर पे आप एक पेयर है यूएसडी और सीएडी। ठीक है, कोई भी पेयर हो सकता है जो पेयर है फॉरेक्स ट्रेडिंग की दुनिया में बना हुआ। ठीक है, उसका आपको यहाँ पे लाइव चार्ट मिलेगा। तो अब देखिए, मैंने यूएसडी सीएडी लिखा, तो इसका ये नीचे आप चेक करें कि ये अवेलेबिलिटी आ गई कि जी ये वाकई यूएसडी सीएडी यानी यूएस डॉलर और कैनेडियन डॉलर का पेयर है। और एफएक्स आगे है, एफएक्स का मतलब होता है फॉरेक्स, शॉर्ट में फॉरेक्स को एफएक्स लिखा जाता है। तो अब इसको क्लिक कर दें। जैसे ही आपने इस पेयर को क्लिक किया जो नीचे आ गया था, तो थोड़ा सा पेज को नीचे लाएं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये एक डल सा चार्ट या ग्राफ नजर आ रहा है आपको। आपने इस डल से ग्राफ के ये ऊपर राइट किनारे के ऊपर यहाँ पे आप देखें ये टेक्निकल चार्ट लिखा हुआ है। ठीक है, इस टेक्निकल चार्ट को आपने क्लिक करना होता है। टेक्निकल चार्ट का मतलब होता है कैंडल्स वाला चार्ट। तो हमें तो कैंडल्स वाला चार्ट ओपन करना है, यानी टेक्निकल चार्ट ओपन करना है। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना टेक्निकल चार्ट को, तो अगले पेज के ऊपर आप देखें उसी जगह के ऊपर ये कैंडल्स वाला चार्ट आपको नजर आ रहा है। तो उसी जगह पे आप देखें ऊपर राइट कॉर्नर पे यहाँ पे फुल स्क्रीन वाला ऑप्शन बना हुआ है, इसको आप क्लिक करेंगे तो फुल स्क्रीन बन गई। अब आप देखें आपके सामने एक पेयर जो कोई भी हो सकता है फॉरेक्स का, उसका आपने टेक्निकल चार्ट ओपन किया और वो पूरी बड़ी स्क्रीन के ऊपर आपको कैंडल्स ही कैंडल्स नजर आ रही हैं। ये पेज के सेंटर में आप देखें नीचे ये प्लस का साइन है, इसको आप प्लस करते जाएंगे तो कैंडल्स का साइज बड़ा होता जाएगा, यानी जूम इन होना शुरू हो जाएगा। अगर आपने मिनिमाइज करना है तो ये माइनस के साइन को आप क्लिक करते जाएंगे तो कैंडल्स का साइज छोटा होता जाएगा। ठीक है, तो अब देखें कितने सैकड़ों की तादाद में कैंडल्स आपको नजर आ रही हैं। तो अब इसमें आपने सबसे पहले क्या करना होता है कि ऊपर आप देखें यहाँ पे जहाँ पे पेयर की अलामत लिखी हुई है, सिंबल लिखी हुई है यूएसडी सीएडी, ये लेफ्ट साइड पे ऊपर जहाँ पे मेरा माउस घूम रहा है, इसके साथ आप देखें ये 5 लिखा हुआ है। 5 का मतलब है 5 मिनट। ठीक है, कि 5 मिनट वाला चार्ट अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो इसको क्लिक करें। आगे 1H लिखा हुआ है, यानी 1 घंटे की कैंडल वाला चार्ट ओपन करना चाहते हैं तो ये क्लिक करें। ये 1 डे वाला है, ये 1 मंथ वाला है। ये 1 डे के साथ देखें ये एक छोटा सा तीर बना हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम इंटरवल। जब आप माउस इस तीर के ऊपर रखते हैं तो आपने इस टाइम इंटरवल वाले जो तीर है छोटा, ठीक है, इसको क्लिक करना होता है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो जितने भी मिनट्स वाले चार्ट यहाँ पे मौजूद है investing.com पे, वो सारी डिटेल आ गई है। सबसे छोटा चार्ट है 1 मिनट वाली कैंडल वाला, उससे के बाद दूसरा चार्ट है 5 मिनट वाली कैंडल वाला, फिर 15 मिनट, 45 मिनट। ठीक है, तो आपने इनमें से कौन से इस्तेमाल करने होते हैं? आपने ज्यादातर 1 घंटा, 4 घंटे और 1 डे, ये 3 चार्ट इस्तेमाल करने होते हैं। लेकिन क्योंकि आज मैं आपको कैंडल्स के बारे में बता रहा हूं, तो कैंडल्स सारी टाइम फ्रेम्स की या सारे टाइम के चार्ट वाली कैंडल एक जैसी ही होती है, वो एक जैसे ही काम करती है। ठीक है जी, जैसे इंसान है ना,
पूरी दुनिया में मुख्तलिफ रंगों के, मुख्तलिफ इलाकों के इंसान जो होते हैं, उनका कलर तो मुख्तलिफ हो सकता है, जुबानें मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन वो हैं सारे इंसान ही। ठीक है, तो इसी तरीके से इन सारे चार्ट्स के अंदर जो कैंडल है वो बुनियादी तौर पे एक जैसी ही होती है। तो मैं सबसे छोटी कैंडल जो है उसको 1 मिनट की कैंडल को ओपन करने लगा हूं ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए। ये आप देखें जी, मैंने 1 मिनट वाली कैंडल का चार्ट ओपन कर लिया है। राइट साइड के ऊपर ये हमारी जो आखिरी कैंडल है, ठीक है, ये वाली, ये अभी लाइव चल रही है यहाँ पे। ठीक है, आखिरी जो, तो अब आप देखें मेरे लैपटॉप के ऊपर इस वक्त टाइम हो रहा है 8:25। तो जैसे ही आप देखिएगा कि ये 1 मिनट वाली कैंडल का चार्ट ओपन किया है ना, जैसे ही मेरे लैपटॉप पे 8:26 होंगे, यानी 1 मिनट पूरा हो जाएगा, तो ये जो कैंडल जहां पे चल रही है वहां पे रुक जाएगी, क्लोज हो जाएगी, और अगली नई कैंडल शुरू हो जाएगी 1 मिनट वाली। ठीक है जी। आप ये गौर कीजिएगा कि जैसे ही मेरे लैपटॉप के ऊपर 8:26 होंगे, तो मेरा ये टाइम, ये जो कैंडल जहां पे है जो चल रही है 1 मिनट वाली, वो वहां पे रुक जाएगी जहां पे होगी, और अगली कैंडल नई शुरू हो जाएगी। तो पुरानी जो कैंडल्स क्लोज हो जाती हैं, जिनका टाइम पूरा हो जाता है, वो माजी का किस्सा बन जाती हैं, वो हमेशा के लिए रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाती हैं, प्रिंट हो जाती हैं। ठीक है, और अगली जो राइट साइड पे कैंडल्स हैं वो चलना शुरू हो जाती हैं। तो अभी आप देखें कि ये देखें 8:26 हो गए हैं जी। ठीक है, टाइम चेंज हुआ, तो ये कैंडल जो पिछली वाली जहां पे थी यहां पे क्लोज हो गई, और अब अगली कैंडल देखें इस जगह से शुरू हुई। याद रखें कि जब भी नई कैंडल शुरू होती है जिस जगह से, तो उस जगह को हम उस कैंडल का ओपनिंग पॉइंट कहते हैं। तो ये जो नई कैंडल है 1 मिनट वाली, ये इस जगह से ओपन हुई, तो इस जगह को हम ओपन ऑफ कैंडल कहेंगे। ठीक है, और जिस जगह के ऊपर जाके इस कैंडल का टाइम पूरा हो जाएगा, यानी कैंडल क्लोज हो जाएगी और अगली कैंडल शुरू होगी, उस जगह को हम क्या कहेंगे? क्लोजिंग पॉइंट ऑफ कैंडल। एक बात आप और नोट करें कि ओपनिंग पॉइंट से अगर ऊपर कैंडल जा रही है तो कैंडल का कलर ग्रीन हो रहा है, देखें पूरा सब्ज कलर चला गया है ऊपर, देखें जितना ऊपर जाती जाएगी ग्रीन कलर होता जाएगा। लेकिन अगर कैंडल वापस नीचे जाएगी तो अपने पीछे ये देखें काला सा धागा छोड़ के आई है सेंटर में। ठीक है, और कलर वो वापस सुकेड़ के कम कर दिया। देखें 1 मिनट पूरा हुआ, 27 मिनट हुए, तो ये कैंडल इस जगह पे क्लोज हो गई यहाँ पे, तो इस पॉइंट को हम पिछली कैंडल का क्लोज कहेंगे कि ये कैंडल क्लोज हो गई। ठीक है, और अगर एक और बात आप नोट करें कि अगर जिस जगह पे नई कैंडल ओपन होती है, अब जैसे ये कैंडल ओपन हुई है इस जगह पे, तो अगर ओपनिंग पॉइंट से ऊपर जा रही है कैंडल तो कलर क्या हो रहा है जी? रंग क्या हो रहा है? सबज, ग्रीन। लेकिन अगर यही कैंडल ओपनिंग पॉइंट से नीचे जाएगी तो आप देखिएगा रेड कलर होना शुरू हो जाएगा, सुर्ख रंग होना शुरू हो जाएगा कैंडल का। और फिर जब वापस आती है कैंडल ऊपर से या नीचे से, तो पीछे ये काला सा धागा छोड़ आती है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। ये बात क्लियर होगी? अब गौर से देखिएगा, ये देखें ऊपर गई थी कितना, यहां तक ऊपर गई थी, और ऊपर से जब नीचे गई तो पीछे धागा छोड़ के आ गई है, ये देखें ऊपर की तरफ, यानी कि अपने कदमों के निशान छोड़ के आती है धागे की सूरत में या बारीक लाइन की सूरत में। अब मिनट पूरा हो गया, वो कैंडल यहां पे क्लोज हुई, अगली कैंडल देखें इस जगह से शुरू हो गई है। ओके जी। तो मैं अब थोड़ा सा आपको मजीद डिटेल में इसको बताना चाहूंगा, क्योंकि ये बुनियाद है, बेसिक है। तो वाइट स्क्रीन आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूं, और इसके ऊपर, अच्छा एक चीज ध्यान में रखें कि कैंडल कोई भी हो, 1 मिनट की हो, 1 घंटे की हो, 4 घंटे की हो, एक दिन की हो, ठीक है, लेकिन उसका जो तरीकाकार होगा मूव करने का वो बिल्कुल ऐसा सेम होगा, एक जैसा ही होगा। तो जिस जगह पे कोई भी कैंडल, ठीक है, शुरू होती है जिस जगह पे, मिसाल के तौर पे एक कैंडल यहां से इस जगह से शुरू हुई, तो उस पॉइंट को जहां से कैंडल शुरू हो रही है उस पॉइंट को हम कहेंगे ओपनिंग पॉइंट, यानी ओपन ऑफ कैंडल, कि ये कैंडल यहां पे ओपन हुई। अब ये बताएं कि हमें तो नहीं पता ना कि यहां से अब ये कीमत ऊपर की तरफ जाएगी या नीचे की तरफ जाएगी, ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी जा सकती है, ऐसा ही है ना? अच्छा, आप में से जिन दोस्तों ने
इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, तो उनको पता है कि दुनिया में जितनी भी चीजें जिनकी कीमत ऊपर जाती है या नीचे जाती है, वो एक ही बुनियादी इकोनॉमिक्स का असूल है, मईशत का एक असूल है, जिसे हम कहते हैं सप्लाई और डिमांड का असूल। तो चीजों की कीमतें जो हैं वो कम होती हैं या ज्यादा होती हैं सप्लाई और डिमांड के असूल के मुताबिक। सप्लाई किसे कहते हैं आसान लफ्जों में? हम सप्लाई कहते हैं सेल करने वालों की कुल तादाद को, सेल करने बेचने वालों की, सेल करने वालों की कुल तादाद को हम सप्लाई कहते हैं। और इसी तरीके से डिमांड हम किसे कहते हैं? डिमांड कहते हैं बाय करने वालों यानी खरीदने वालों की, बाय करने वालों की कुल तादाद को। तो अब आप देखें कि यहां पे मैंने आपसे बात की कि कीमत तो कहीं पे भी जा सकती है ना, कि एक कैंडल ओपन हुई, फर्ज करें यहां से कैंडल ओपन हुई, इसका ओपनिंग पॉइंट ये है, ये वाला, ये जगह, इस जगह पे कैंडल ओपन हुई तो इसको हम कहेंगे ओपनिंग पॉइंट। तो अगर यहां पे इस पॉइंट पे इस पेयर में 50% बायर्स हैं, फर्ज करें जिन्होंने बाय की ट्रेडें लगाई हैं, और 50% ही हैं सेलर्स भी, बेचने वाले भी 50, आधे बायर हैं और आधे सेलर हैं, जितने बायर हैं उतने ही सेलर हैं। तो अब ये प्राइस किधर जाएगी, कैंडल किधर जाएगी, ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी? कहीं भी नहीं जाएगी, इधर रुकी रहेगी। क्यों? कि ये अगर बायर हैं इधर, जितने बायर हैं उतने ही इधर सेलर्स भी हैं, जितने लोगों ने बाय के ऑर्डर लिए हुए हैं उतने ही लोगों ने सेल के ऑर्डर लिए हुए हैं। तो बायर्स ऊपर की तरफ लेके जाना चाहते हैं प्राइस को, सेलर उतना ही नीचे की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, तो कीमत कहीं पे भी नहीं जा रही, उधर ही खड़ी है बस ऐसे। ठीक है, तो कीमत कहीं पे भी नहीं जाएगी। लेकिन जिस तरफ ट्रेडर्स की तादाद ज्यादा होगी उस तरफ कैंडल मूव करना शुरू कर देगी। अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो बायर्स हैं, ठीक है, बायर्स की तादाद हो जाती है, इसमें इजाफा हो जाता है 1% का, 2% का, 3% का, 4% का। तो इसका मतलब है कि बायर ज्यादा हो गए तो सेलर कम हो गए ना इधर, तो सेलर पीछे रह जाएंगे 49%, फिर 48%, फिर 47%, ठीक है, फिर 46%। तो अब एक तरफ आप देखें कि इस बायर जो है बढ़ते जा रहे हैं, इजाफा हो रहा है, 50% से 51% हुए, 52% हुए, 53% हुए, 54% हुए। दूसरी तरफ सेलर कम होते जा रहे हैं। तो क्या हुआ कि बायर्स की तादाद अगर बढ़ेगी, इसमें बाय की ट्रेडें लोग ज्यादा लेंगे, तो कीमत ऊपर जाना शुरू हो जाएगी, यानी कैंडल ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। और हमें नजर आएगा कि कैंडल का जो कलर है वो ऊपर ग्रीन होना शुरू हो गया है ऊपर। जब तक ये बायर्स की तादाद ज्यादा होती रहेगी, कैंडल जो है वो ऊपर जाती जाएगी और उसका जो कलर है वो क्या होता जाएगा, वो ग्रीन होता जाएगा। अब फर्ज करें कि इस जगह तक, यहां तक जो है वो बायर्स की तादाद ज्यादा रही, यहां से लेके, ठीक है, और यहां तक बायर्स की तादाद रही ज्यादा, सेलर थोड़े थे, बायर ज्यादा थे, तो प्राइस ऊपर चली गई। अब फर्ज करें कि एकदम से अब ऊपर से बायर की तादाद कम होना शुरू हो जाती है और सेलर की तादाद ज्यादा होना शुरू हो जाती है, तो क्या होगा, प्राइस वापस आएगी ना नीचे। फर्ज करें प्राइस यहां पे आके रुकती है, ये इस जगह पे, तो अब पीछे एक ये कलर तो वापस आ गया, सुकड़ गया, लेकिन जहां तक ये कैंडल गई थी ना ऊपर, वहां तक एक धागा सा इस तरह से सेंटर में से काले रंग का छोड़ आएगी। ये बताएगा कि धागा कि यहां तक कैंडल पहले आई थी, ऊपर तक ये रहेगा। ठीक है जी। और अब देखें कलर इसका इतना रह गया है। अब फर्ज करें मजीद नीचे आ जाए प्राइस, या कैंडल वापस और नीचे आ जाए, तो इस तरह से हो जाएगी। और फर्ज करें यहां तक आ गई, तो पीछे जो है वो इसका जो धागा होगा वो ऐसे रहेगा यहां तक। अब जैसे ही ये कैंडल ओपनिंग पॉइंट से नीचे जाना शुरू करेगी, ठीक है, नीचे, तो ओपनिंग पॉइंट से नीचे जैसे ही जाएगी इसका कलर रेड होना शुरू हो जाएगा। ओपनिंग पॉइंट से ऊपर जाएगी
तो ग्रीन कलर, सब्ज कलर होना शुरू हो जाएगा। ओपनिंग पॉइंट से नीचे जाएगी तो इसका रेड कलर होना शुरू हो जाएगा। जितना नीचे जाती जाएगी उतना ये रेड कलर जो है वो लंबा होता जाएगा नीचे। ठीक है, लेकिन बाद में फिर वही तरीकेकार से, फर्ज करें यहां तक गई थी नीचे, तो यहां तक देखें रेड कलर इसका गया है, लेकिन अब यहां से अगर कैंडल वापस ऊपर उठती है तो रेड कलर वापस ऊपर की तरफ सिकुड़ेगा। ठीक है, फर्ज करें कि जो रेड कलर है या कैंडल है वो यहां तक आके आ गई, यहां तक। ठीक है, तो इसका मतलब है कि रेड कलर आ गया यहां तक, लेकिन जहां तक नीचे तक कैंडल गई थी वहां तक इसका निशान पीछे धागे की सूरत में रह जाएगा ऐसे। ठीक है, और अगर फर्ज करें कि कैंडल का जो टाइम है वो इस जगह पे पूरा हो गया, अगर ये 1 मिनट की कैंडल थी या 1 घंटे की थी या जितने भी टाइम की कैंडल थी, फर्ज करें इसका टाइम पूरा हुआ इस जगह पे, तो यहां पे ये कैंडल क्लोज हो जाएगी, रुक जाएगी। तो जिस जगह पे कैंडल का टाइम पूरा होता है ना, उसी जगह पे कैंडल रुक जाती है, यानी क्लोज हो जाती है। तो उस जगह को जहां पे कैंडल का टाइम पूरा होता है हम उसे कहते हैं क्लोज ऑफ कैंडल। जिस जगह से कैंडल शुरू होती है उसको ओपन ऑफ कैंडल कहते हैं, ओपनिंग पॉइंट। और जिस जगह पे कैंडल का टाइम पूरा होता है उसको हम क्लोजिंग पॉइंट या क्लोज ऑफ कैंडल कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई जी? अच्छा, अब याद रखने वाली बात यह है कि जब भी एक कैंडल चल रही होती है, ठीक है ना, तो उस वो अपना रंग बदल रही होती है। लेकिन जब एक कैंडल का टाइम पूरा हो गया, यानी कैंडल क्लोज हो गई, बंद हो गई, तो उसके बाद वो अपना कलर चेंज नहीं कर सकती, शक्ल चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि वो खत्म हो गई है ना। तो जो कैंडल लाइव चल रही है वो अपनी शक्ल चेंज कर सकती है जब तक कि वो क्लोज नहीं होती। जब वो क्लोज हुई, उसका टाइम पूरा हो गया, उसके बाद वो फिर पक्की उस तारीख का हिस्सा बन जाएगी, प्रिंट हो जाएगी पक्की। ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पे आपके सामने मैं यहां पे दो कैंडल्स बनाता हूं एक ही पेज के ऊपर। फर्ज करें कि एक कैंडल इस जगह पे ओपन हुई, यहां पे, ये इस कैंडल का ओपनिंग पॉइंट था। इसका टाइम कुछ भी हो सकता है, 1 मिनट की कैंडल हो सकती है, 5 मिनट की हो सकती है, 1 घंटे की हो सकती है, 1 दिन की हो सकती है। ठीक है, और ये कैंडल ओपन होने के बाद पहले आई थी नीचे, फर्ज करें यहां तक आई थी, इस जगह तक, इस जगह तक, और फिर यहां से ये कैंडल गई ऊपर। ठीक है, और ऊपर चली गई ये यहां तक, इस जगह तक ये ऊपर गई। ठीक है, फिर ये वापस नीचे आई। अब इसका टाइम रहता है, चल रहा है टाइम, लेकिन जब इस कैंडल का टाइम पूरा हुआ उस वक्त ये इस जगह पे थी कैंडल, और इसका टाइम पूरा हुआ तो यहां पे ये कैंडल क्लोज हो गई, ये नीचे इस जगह पे। तो इस जगह को आप कहेंगे क्लोजिंग पॉइंट ऑफ कैंडल। ठीक है जी। अब इस कैंडल के आप देखिएगा कि कितने जिस्म के हिस्से बने। एक जगह है ओपनिंग पॉइंट, एक जगह है क्लोजिंग पॉइंट, और ये जो नीचे वाला पॉइंट है ये सबसे निचला पॉइंट है, इसको हम कहेंगे कैंडल का लो पॉइंट। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? लो ऑफ, लो पॉइंट, सिर्फ लो, लो ऑफ कैंडल। इसी तरीके से ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ये सबसे हाई पॉइंट है ना कैंडल का। ये कैंडल जहां अपने टाइम के दौरान जिस जगह तक सबसे ज्यादा ऊंची जगह तक गई है उस पॉइंट को हम कहेंगे हाई ऑफ, हाई पॉइंट ऑफ कैंडल, यानी हाई ऑफ कैंडल, हाई पॉइंट, ऊंचा पॉइंट, हाई। ठीक है जी। अब याद मुझे ये बताएं कि ये कैंडल क्लोज हो गई है, इस कैंडल का जो कलर होगा वो कहां से कहां तक होगा, और कलर क्या उसका रेड होगा कि ग्रीन होगा? तो याद रखने वाली बात है कि किसी भी ऐसी कैंडल जिसका टाइम पूरा हो चुका है, जो कैंडल क्लोज हो चुकी है, उसका जो कलर वाला हिस्सा होता है, रंग वाला, सुर्ख रंग या सब्ज रंग, वो हमेशा ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट तक का फासला जगह होती है, ये वाली जगह ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट तक का। ठीक है, और अब कलर की बात कि कलर इसका ग्रीन होगा कि रेड होगा, आपने ये देखना है। अगर ओपनिंग पॉइंट ऊपर है, प्राइस ऊपर ओपन हुई और क्लोज नीचे आके हुई है, इसका मतलब है कीमत नीचे आके क्लोज हुई है ना, ओपन ऊपर हुई थी, क्लोज नीचे आके हुई है, तो रेड कलर होगा। कीमत ओपन होने के बाद नीचे गिरी है, नीचे आई है, तो ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट तक का जो कलर होगा कैंडल का, ये कौन सा होगा जी? रेड होगा, सुर्ख रंग का।
लेकिन ये जो कलरफुल हिस्सा है, रंगदार हिस्सा, ये हमेशा ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट तक का फासला होता है। बाकी जो जिस्म होता है कैंडल का वो रंगदार नहीं होता। ये क्लियर होगी जी बात। अच्छा, इसके सामने मैं एक और कैंडल बनाता हूं, बिल्कुल ऐसे ही, कि एक कैंडल है जो यहां से ओपन हुई, ठीक है, और ओपन होने के बाद फर्ज करें यहां तक पहले नीचे आई, उसके बाद ऊपर गई यहां तक, और ऊपर जाने के बाद फिर थोड़ा नीचे आई, जब उसका टाइम पूरा हुआ तो इस जगह पे वो क्लोज हो गई। तो ओपनिंग पॉइंट ये नीचे था, यहां से ओपन हुई थी, क्लोजिंग पॉइंट ये है जहां पे क्लोज हुई, और दो पॉइंट इसके और हैं कि ये सबसे निचला पॉइंट है जहां तक इसको हम लो कहेंगे, लो पॉइंट, और सबसे ऊंचा पॉइंट ये वाला है जहां तक ये गई थी अपने टाइम के दौरान, तो ये है हाई। ठीक है, तो चार पॉइंट्स होते हैं एक मुकम्मल कैंडल के। तो अब इस कैंडल का जो रंग होगा वो कहां से कहां तक होगा, ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट तक का जो फासला होगा वो रंगदार होगा, चाहे वो थोड़ा फासला हो या बहुत ज्यादा हो। अब अगली बात आ गई कलर की। कलर क्या होगा इसका, रेड होगा या ग्रीन होगा? तो आपने देखना है कि ओपन कहां पे हुई थी कैंडल, ओपन हुई नीचे, क्लोज कहां पे हुई, ऊपर जाके। अगर कैंडल नीचे ओपन होके ऊपर जाके क्लोज हुई है, इसका मतलब है ओपनिंग के बाद कीमत ऊपर जाके क्लोज हुई है, तो फिर ग्रीन कलर होगा जी। तो यहां पे कैंडल का जो कलर बनेगा, जो कैंडल क्लोज हो चुकी है, वो होगा ग्रीन, सब्ज रंग। कहां से लेके कहां तक, ओपनिंग पॉइंट से लेके और क्लोजिंग पॉइंट तक, ना कम ना ज्यादा। और ये प्रिंट हो जाएगी कैंडल, हमेशा के लिए तारीख का हिस्सा बन जाएगी, रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगी आपकी हिस्ट्री में। क्लियर होगी जी बात। अच्छा, याद रखने वाली बात यह है कि किसी भी कैंडल का जो ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट तक का जो फासला होता है, जैसे ये कैंडल है, इसका ओपनिंग पॉइंट से लेके और क्लोजिंग पॉइंट तक का जो फासला है, इसको हम कैंडल की बॉडी कहते हैं जी। बॉडी ऑफ कैंडल, ठीक है, जिस्म। कैंडल का जो मेन जिस्म होता है ना, बॉडी जो होती है, जो किस कैंडल की, जो क्लोज हो चुकी है, जिसका टाइम पूरा हो चुका है, जिसकी शक्ल पक्की बन चुकी है, अब वो चेंज नहीं होनी। तो ओपनिंग जो कलरफुल हिस्सा होता है, यानी ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट तक का जो हिस्सा है, वही रंगदार है ना, सुर्ख रंग है या सब्ज रंग है, तो वो रंगदार हिस्सा कैंडल की बॉडी कहलाता है। ठीक है जी। और जो ये धागा सा नीचे है, ये वाला, ये जो धागा है, इस धागे वाल को हम कहते हैं शैडो। शैडो का मतलब साया। एक दूसरा नाम भी दिया जाता है इसको विक का, WIC के, विक। ठीक है, शैडो ऑफ कैंडल या विक ऑफ कैंडल, ये जो धागा है। और इसी तरीके से ये ऊपर वाला जो धागा है, ये वाला भी, इसको क्या कहेंगे, शैडो, साया, या कैंडल की विक। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक विक बॉडी के ऊपर है और एक विक बॉडी के नीचे है। ठीक है, तो ऊपर वाली जो विक है उसके पीछे आप लगा लेंगे अपर, यानी ऊपर वाली शैडो कैंडल की या ऊपर वाली विक। ठीक है, और जो बॉडी से नीचे है उसके पीछे आप लोअर लगा लें, कि कैंडल की नीचे वाली शैडो, साया नीचे वाला, या नीचे वाली विक, एक ही बात है। ये बात क्लियर होगी जी यहां तक। अच्छा, एक और याद रखने वाली बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट, कि किसी भी कैंडल की जो विक्स होती है या शेडो होता है, ठीक है, मिसाल के तौर पे एक मैं कैंडल बनाता हूं यहां पे, ये एक कैंडल मैंने बनाई, ठीक है, और उसकी बॉडी का कलर कुछ भी हो सकता है, बॉडी का कलर कुछ भी, ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, उसको छोड़ दें। तो किसी भी कैंडल की जो ऊपर वाली विक और नीचे वाली विक, इसको, यानी ये वाली जो जगह है यहां से लेके
ये नीचे वाली विक भी और ऊपर वाली जो विक है, शेडो है, इसको आप रिजेक्शन एरिया या रिट्रेसमेंट एरिया भी कहते हैं। ये ऊपर वाला रिट्रेसमेंट या रिजेक्शन एरिया, और ये नीचे वाला रिजेक्शन और रिट्रेसमेंट एरिया। ठीक है जी। अब इस रिजेक्शन एरिया में होता क्या है, ये कि आपने एक फिक्रा सुना होगा ना कि उल्टे पांव वापस भागना। उल्टे पांव वापस भागना। तो यहां पे इसी को, इस अमल को, उल्टे पांव पहले आना फिर वापस भागना, इसको रिजेक्शन या रिट्रेसमेंट कहते हैं। मैं समझाता हूं आपको, रिजेक्शन और रिट्रेसमेंट कहते हैं। कैसे? अब देखें यहां पे, इस जगह से यहां तक जब कैंडल गई थी, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा जी, मेरी एक कॉल आ रही है जी। हेलो। ओके जी। तो मैं ये बता रहा था कि ये रिट्रेसमेंट या रिजेक्शन का एरिया क्यों कहलाता है, क्योंकि मैं ये बात कर रहा था कि यहां से, इस जगह से यहां तक जब प्राइस गई थी, तो पहले तो यहां से इसलिए ऊपर गई थी ना, ये ग्रीन कलर गया था ऊपर यहां तक। और ग्रीन कलर क्यों गया था? क्योंकि ये प्राइस ऊपर क्यों जा रही थी? क्योंकि बायर ज्यादा थे इस सारे एरिया में, बायर्स का कंट्रोल था, या बायर बहुत ज्यादा थे और सेलर कम थे, इसलिए प्राइस ऊपर गई थी यहां तक। ठीक है। फिर यहां से इस पॉइंट से ऊपर प्राइस क्यों नहीं जा सकी, कैंडल क्यों नहीं जा सकी? इसलिए कि यहां पे ऊपर बहुत सारे सेलर इंतजार कर रहे थे, ऐसे लोग जिन्होंने सेल की ट्रेड लेनी थी। तो उन्होंने देखा कि जब ये कैंडल यहां तक पहुंच गई है, तो वहां से उन्होंने सेल की ट्रेड्स में वो इंटर हुए। जब वो सेल की ट्रेड में इंटर हुए, तो यहां से जब वो सेल की ट्रेड्स में इंटर हुए, तो फिर ये सेलर ज्यादा हो गए इधर से, बहुत ज्यादा सेलर इंटर हुए, तो सेलर ज्यादा हो गए ना। तो इसलिए फिर प्राइस उल्टे पांव वापस भाग नीचे। पहले ऊपर आई थी क्योंकि बायर ज्यादा थे, अब नीचे जा रही है क्योंकि सेलर बहुत ज्यादा हैं और बायर कम हो गए, सेलर ज्यादा हैं। तो इसलिए प्राइस वापस चली गई। तो इसलिए बॉडी के ऊपर या बॉडी के नीचे जो विक होती है या शेडो होता है, उसको रिजेक्शन एरिया या रिट्रेसमेंट एरिया बोलते हैं, क्योंकि वहां पे प्राइस एक दफा नीचे आई होती है, ठीक है, और उसी स्पीड से फिर दोबारा वापस गई होती है। तो इसीलिए ये जो एरिया होता है विक्स वाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये रिजेक्शन या रिट्रेसमेंट वाला एरिया कहलाता है, चाहे वो बॉडी से ऊपर हो चाहे बॉडी से नीचे हो। यहां तक बात क्लियर होगी जी? ओके जी। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं जी, अगला हमारा जो आज का टॉपिक है,
वो है कि एक वर्ड यूज होता है स्पोर्ट, किसे कहते हैं, और एक वर्ड है रेजिस्टेंस, किसे कहते हैं। अगर हम उर्दू में लिखें इसका मतलब, तो स्पोर्ट का मतलब होता है रुकावट, और रेजिस्टेंस का मतलब भी होता है रुकावट, मुश्किल। ठीक है, लेकिन दोनों रुकावटों में फर्क होता है। तो वो कहते हैं ना कि कोई चीज ऊपर से गिर रही हो, नीचे की तरफ जा रही हो, तो नीचे उसको अगर कोई भी सहारा मिल जाए या सपोर्ट मिल जाए तो वो नीचे गिरने से बच जाता है, ऐसा ही है। तो जो, क्योंकि जो चार्ट है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, जो किसी भी पेयर का चार्ट है जिसमें कैंडल्स मूव कर रही हैं, तो कैंडल्स ने या तो ऊपर की तरफ जाना है या नीचे की तरफ जाना है। ऐसी रुकावट जो कैंडल को ऊपर जाने से भी रोक सकती है, एक रुकावट तो वो होगी, और एक रुकावट वो हो सकती है जो कैंडल्स को नीचे जाने से रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। ठीक है जी। तो सपोर्ट ऐसी रुकावट है, ऐसी रुकावट जो कैंडल्स को नीचे जाने से रोकने की कोशिश करती है। तो रिजल्ट क्या निकलता है, कभी कैंडल रुक जाती है नीचे जाने से, और कभी नहीं भी रुकती, लेकिन वो कोशिश जरूर करती है। ठीक है, कभी रुक जाती है कैंडल, रुकने में कामयाब हो जाती है, और कभी नहीं। इसी तरीके से रुकावट कौन सी, जो रेजिस्टेंस है वो कौन सी रुकावट है, ऐसी रुकावट जो कैंडल्स को ऊपर जाने से रोकने की कोशिश करती है। ठीक है, कभी वो रोकने में कामयाब हो जाती है कैंडल को ऊपर जाने से, कभी नहीं भी कामयाब होती। तो ये फर्क होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस में। अब इसको जरा चार्ट के ऊपर समझने की कोशिश करते हैं, पहले स्क्रीन, व्हाइट स्क्रीन के ऊपर, फिर लाइव चार्ट के ऊपर जाके। अब आप देखें मिसाल के तौर पे, ये ऊपर से एक कैंडल आ रही है, ये चार्ट की कैंडल, प्राइस नीचे गिर रही है, रेड कैंडल्स बन रही हैं। ठीक है, फर्ज करें कि इस पॉइंट से, यहां से कैंडल नीचे नहीं जा पाती, और यहां से वापस कैंडल ऊपर उठना शुरू हो जाती है ऐसे, यहां तक गई। ठीक है, और फिर यहां से वापस नीचे आना शुरू हो गई। अब सबसे पहला मेरा जो क्वेश्चन है यहां पे आप दोस्तों से समझाने की गरज से, वो ये है कि देखें, इस पॉइंट से इस जगह पे ऐसी क्या खास बात थी कि कैंडल्स अच्छी खासी ऊपर से नीचे जा रही थी, कितना ऊपर से नीचे आई थी, लेकिन इस जगह से नीचे नहीं जा सकी, ये वाली जो जगह है। तो क्योंकि इस जगह से नीचे, इस जगह पे जाके कैंडल रुक गई ना, नीचे नहीं जा सकी, और यहां से वापस ऊपर मुड़ गई, तो हम ये फर्ज कर लेते हैं, हम ये समझ एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे एक ऐसी रुकावट मौजूद थी जो हमें नजर तो नहीं आ रही चार्ट पे, लेकिन थी, कोई ऐसा जिन मौजूद था, कोई बला मौजूद थी बड़ी, जिसने कैंडल्स को नीचे जाने से रोक दिया, नीचे नहीं जाने दिया। ठीक है, तो समझ गए। तो इस रुकावट ने क्योंकि नीचे जाने से रोका है पहली दफा कैंडल को, तो इसको हम सपोर्ट कहेंगे। ये कौन सी रुकावट है, सपोर्ट, जो नीचे जाने से रोक, एक दफा उसने रोक दिया जी, रोकने में कामयाब हो गई। तो अब जब हम इसी जगह का सीधा एक लेवल बनाएंगे, ऐसे सीधा लेवल आगे की तरफ खींचेंगे, तो मुमकिन है कि जिस तरह से यहां पे एक दफा इस रुकावट ने कैंडल को नीचे जाने से रोक दिया था, हो सकता है 50-50 चांस है कि यहां पे भी कैंडल को दूसरी दफा भी नीचे जाने से रोक दे वही रुकावट, और यहां से भी कैंडल ऊपर चली जाए। ठीक है, तो अगर ये यहां से इसने रोक दिया, तो इसका मतलब है कि एक दफा भी रोकने में कामयाब हुई ये सपोर्ट यहां पे, और वही दीवार जो थी सीधी, रुकावट का लेवल जो सीधा था, वो यहां पे दूसरी दफा भी रोकने में कामयाब हो गया। तो फिर हम इसी लेवल को जब हम आगे बढ़ाएंगे मजीद इसी सीधा रख के, तो हो सकता है कि जब कभी तीसरी दफा भी कैंडल ऊपर से वापस नीचे आए, जब कभी, हमें नहीं पता कब आएगी,
तो यहाँ पे जब आएगी तो हम 50-50 चांस होंगे ना, हो सकता है कि यहाँ से तीसरी दफा भी रोकने में कामयाब हो जाए और कैंडल ऊपर चली जाए, ठीक है। और हो सकता है कि यहां से इसको रुकावट को तोड़ के कैंडल नीचे चली जाए। ये बात क्लियर होगी जी। इसी तरीके से अब देखें यहां पे अगर ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की बात करें तो यहां से देखें ये कैंडल्स ऊपर गई थी, लेकिन इस पॉइंट से ऊपर नहीं जा सकी। इस पॉइंट से ये इस पॉइंट ने क्योंकि कैंडल्स को ऊपर जाने से रोक दिया, तो हमारे लिए हम ये फर्ज कर लेते हैं कि यहां पे ऐसी रुकावट मौजूद थी जिसने कैंडल्स को ऊपर जाने से रोकने की कोशिश की और एक दफा कामयाब भी हो गई, ऊपर जाने से रोक दिया और कैंडल वापस नीचे भेज दी उसने। तो इस रुकावट को जिसने कैंडल को ऊपर जाने से रोका कोशिश की थी, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे। और ये हम सीधा अगर ये दीवार या लेवल सीधा आगे खींचेंगे इस तरीके से, तो ये मुमकिन है कि जब कभी मुस्तकबिल में फ्यूचर में कैंडल्स नीचे से वापस ऊपर आए, इस दीवार को टक्कर मारे इसी रेजिस्टेंस के लेवल को या दीवार को, तो चांसेस है ना कि हो सकता है फिर भी यहां पे वो दूसरी दफा भी रोकने में कामयाब हो जाए। ठीक हो गया जी। तो ये होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स का कंसेप्ट। अब मैं जरा जल्दी से लाइव चार्ट के ऊपर आ जाता हूं और वहां पे हम इसको मजीद समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, याद रखें कि जब भी आप चार्ट के ऊपर जाएंगे, किसी भी पेयर के चार्ट के ऊपर, आपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस का या कोई भी टेक्निकल नॉलेज आपने जब उसके ऊपर इस्तेमाल करना है ना, तो आपने सबसे पहले कोशिश करनी है कि जो चार्ट ओपन करना है वो कम से कम 4 घंटे का ओपन करना है। कौन सा? 4 आवर्स का। ये देखिए मैंने 4 घंटे का चार्ट ओपन किया है। बल्कि बेहतर तो ये होता है कि आप 1 डे का चार्ट ओपन करें, एक दिन वाली एक कैंडल वाला। जैसे ये देखिए मैंने आप 1 डे वाला चार्ट ओपन कर दिया है। 1 डे का मतलब क्या हुआ कि इस चार्ट में जितनी भी कैंडल्स हैं ये सारी एक दिन की एक कैंडल है। यानी आज क्या तारीख है जी? आज डेट है 31 जनवरी की। तो इस ये जो लाइव कैंडल चल रही है ये पूरी कैंडल आज के दिन की है। ठीक है, नीचे देखें डेट भी लिखी हुई आ रही है, 31/1/2024। जो कल के दिन की कैंडल थी वो ये थी, पिछली। देखें नीचे डेट लिखी हुई आ रही है 30, क्योंकि ये एक दिन की एक कैंडल है। ठीक है ना, जितनी भी मूवमेंट हुई है, ऊपर गई कीमत, नीचे गई, एक दिन में वो इस एक कैंडल शो कर रही है ये। ठीक है। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने 1 डे का चार्ट ओपन करना है चार्ट के ऊपर। उसके बाद आपने अपने चार्ट के ऊपर कैंडल्स का साइज छोटा करना है, उसको जूम आउट करना है। लेकिन कितना छोटा करना है कि आपको हर एक कैंडल दूसरी कैंडल से अलग भी नजर आए, क्लियर। ठीक है। और कम से कम 100-150 कैंडल्स भी आपको नजर आए एक पेज के ऊपर। जैसे देखिए अभी कितनी, ये काफी ज्यादा कैंडल्स आपको नजर आ रही हैं। ठीक है ना, और एक कैंडल दूसरी कैंडल्स में से उससे सेपरेट या अलग भी नजर आ रही है, क्लियर नजर आ रही है, मिक्सिंग नहीं हुई हुई कैंडल्स की। ठीक है, जुड़ी हुई नहीं है एक दूसरे के साथ। तो अब आप देखें कि यहां पे आपने वो जगह देखनी है कि जहां पे कैंडल्स नीचे जाते हुए रुकी थी और या ऊपर जाते हुए रुकी थी। तो मिसाल के तौर पे ये जगह यहां पे आप देखें कि ये जगह ये देखें, एक तो ये इस जगह पे कैंडल्स रुकी हुई है नीचे जाने से, ये देखें। तो यहाँ पे ये जो जगह है इसको हम सपोर्ट कहेंगे। ठीक है। इसी तरीके से ये वाली जो जगह है, इस जगह के ऊपर कैंडल्स ऊपर जाने से रुकी, तो इस जगह को हम कहेंगे रेजिस्टेंस। इसी तरीके से ये वाली जगह है, यहां से भी कैंडल्स ऊपर नहीं गई तो इसको भी हम रेजिस्टेंस कहेंगे। फिर ये एक जगह है, इस जगह से भी ऊपर कैंडल्स नहीं गई तो इसको भी हम रेजिस्टेंस कहेंगे। इसी तरीके से ये वाली जगह है, यहां से नीचे कैंडल्स नहीं गई। ठीक है, एक कैंडल या एक से ज्यादा कैंडल्स, तो इसको हम सपोर्ट कहेंगे। इसी तरह से ये देखें, ये जगह है, इसको भी हम सपोर्ट कहेंगे।
फिर ये वाली जगह है देखें, इसको भी हम सपोर्ट कहेंगे, क्योंकि नीचे जाने से रोक दिया। फिर ये वाली जगह है देखें, यहां पे इस जगह ने बहुत सारी कैंडल्स को ऊपर जाने से रोक दिया, इसको फिर हम रेजिस्टेंस कहेंगे यहां पे। फिर ये वाली जगह थी रेजिस्टेंस, फिर ये वाली जगह थी रेजिस्टेंस, फिर ये वाली जगह है देखें रेजिस्टेंस, ये वाली जगह सपोर्ट, और ये वाली जगह भी सपोर्ट। अब हम क्या करेंगे, ये तो आपको समझ लग गई ना। अब बजाय इसके कि हम पेन से जहां पे कैंडल्स नीचे जाते हुए रुकी, लो पॉइंट्स हैं या हाई पॉइंट्स हैं, वहां पे निशान लगाएं, हम अपने चार्ट के ऊपर कुछ सीधी साफ सुथरी ड्राइंग करेंगे, लेवल बना लेंगे, बड़े सपोर्ट और बड़े रेजिस्टेंस के लेवल कहां कहां पे हैं। वो कैसे बनाएंगे, ये सारी मैं जो लिखा है ये मैं क्लियर करता हूं जी ड्राइंग को। और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ लेफ्ट साइड के ऊपर चार्ट के, ये देखें ये टूल बॉक्स है, इधर टूल बार बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें मैं यहाँ पे ये देखें, ये पेन आपको नजर आ रहा है लेफ्ट साइड पे, पेन के साथ ये छोटा सा एरो है, इसके आगे ये रेक्टेंगल देखें, पट्टी पे लिखा हुआ आ रहा है रेक्टेंगल। ठीक है, चार कोनों वाला खाना, इसको मैं क्लिक करूंगा। तो रेक्टेंगल का मतलब होता है लेवल। तो जब मैं खाली जगह पे माउस को रख के खींचूंगा ना, ड्रैग करूंगा, तो ये देखें, ये जितना लंबा या जितना मोटा मर्जी मैं इसका साइज कर लूं खाने का। ठीक है, तो इसका जो कलर है वो मैं कर लेता हूं ट्रांसपेरेंट, इसको ऊपर क्लिक करूंगा, ये ऊपर देखें एक पट्टी आ गई, उसके ऊपर ये डब्बा सा आ गया, ये नीचे ले आता हूं मैं, ये देखें। तो ये जो डब्बा है ना, इसका जो कलर है वो मैं कर लेता हूं ट्रांसपेरेंट, काला, हल्का काला, कि जिसके बीच में कैंडल भी साफ नजर आए। तो अब मैं क्या करूंगा कि जिस जगह के ऊपर, मिसाल के तौर पे ये देखें, ये स्पोर्ट का लेवल है यहाँ पे, तो इस जगह के ऊपर इस लेवल से ज्यादा कैंडल्स के लो पॉइंट्स को टच करूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखें एक कैंडल का लो पॉइंट, दूसरी कैंडल का लो पॉइंट, और बल्कि थोड़ा सा इससे पहले मैं आसान लफ्जों में अगर आपको समझाऊं कि मैं यहाँ पे इसको नहीं लेता हूं रेक्टेंगल को, पहले पहले ऊपर देखें, ये एक लाइन सी आपको नजर आ रही है, जिसके छोटी जी सी लाइन है, दोनों किनारों के ऊपर ये डॉट्स बने हुए हैं और आगे ट्रेंड लाइन लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, इसके आगे ये छोटा एरो है, इसको क्लिक करें, तो ये एक हॉरिजेंटल लाइन आ गई है नीचे तीसरे नंबर पे। हॉरिजेंटल लाइन का मतलब है सीधी लाइन, इसको मैं क्लिक करूंगा, सिंगल लाइन लेते हैं जी। तो अब सिंगल लाइन को मैं कहीं पे भी क्लिक करूं, तो यहां पे क्लिक किया, देखें ये लाइन आ गई। ठीक है, तो अब इस लाइन को क्लिक करूंगा मैं, ये पट्टी आ गई, तो इस लाइन का कलर मैं ब्लैक कर लेता हूं, और जो मोटाई है वो ज्यादा से ज्यादा कर लेता हूं ताकि दूर से नजर आए। अब ऐसी जगह जहां पे एक से ज्यादा कैंडल्स के हाई पॉइंट टच कर रहे हैं यहां पे, वहां पे मैं ये लाइन रख देता हूं, तो ये मेरा रेजिस्टेंस की लाइन हो गई। ठीक है, अब देखें इस जगह पे एक, दो, तीन, चार कैंडल्स हैं, उनके हाई पॉइंट हैं, थोड़े से ऊपर थोड़े से नीचे, तो मैं ऐसी जगह पे इस लाइन को रख रहा हूं जहां पे एवरेज हर चारों कैंडल्स का हाई पॉइंट के लिए वो एवरेज पॉइंट है, मुनासिब जगह है, सबको टच कर रहा है और करीब से गुजर रही है। ठीक है, तो ये मेरा एक रेजिस्टेंस का पहला लेवल हो गया यहाँ पे इस जगह पे। अच्छा, इसी तरीके से इसी लाइन को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूं, क्लिक करके ये क्लोन किया, ऊपर डबल जो दूसरी बनी है डुप्लीकेट, उसको पकड़ के नीचे ले आता हूं। यहां पे आप देखें, एक ये मेरा ये स्पोर्ट का लेवल है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें कितनी कैंडल, एक, दो, तीन, चार, और इधर देखें आगे कितनी सारी कैंडल, पांच, छह, और यहाँ पे भी देखें एक ये मैंने लेवल बना लिया अच्छा स्पोर्ट का। इसी तरीके से इसको मैंने डुप्लीकेट किया, तो एक लेवल मेरा देखें यहाँ पे बन गया, ये बड़ा जबरदस्त, ये रेजिस्टेंस का, ये देखें कितनी सारी कैंडल्स ऊपर जाते हुए रुकी हुई हैं इस जगह पे। ठीक है, और इसी तरीके से ऊपर भी आप कुछ और लेवल इस तरीके से बना लें, जहां पे लाइनें लगा लें सीधी, जहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये देखें ये वाली जगह है, यहाँ पे ये दो कैंडल्स का हाई पॉइंट ऊपर जाते हुए रुके, और फिर आगे जाके देखें यहाँ पे भी रुके। ठीक हो गया जी। तो अब ये लाइनें लगाने से आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे, कैसे, कि आप देखें कि यहाँ पे ऊपर जो पहली लाइन मैंने लगाई है, तो ये अगर मैं इस लाइन की जगह पे एक लेवल बना लूं, दीवार मोटी बना लूं, जो इन सारी कैंडल्स के, एक, दो, तीन, चारों कैंडल्स के हाई पॉइंट्स को टच कर ले,
तो वो ज्यादा मोटी अच्छी दीवार नहीं लगेगी चार्ट के ऊपर, समझ भी आपको ज्यादा आएगी, ऐसा ही है ना। तो इसलिए मैं इस लाइन को हटा के डिलीट करके यहाँ पे वो रेक्टेंगल बनाने लगा हूं। ठीक है, दीवार बनाने लगा हूं, ये देखें यहाँ पे, लेकिन उसकी मोटाई में कितनी रखूंगा, बारीक, ये जितनी जरूरत है ये लें जी। ये देखें मैंने ये एक लेवल बना लिया, ये सीधा, ये रेजिस्टेंस का लेवल मैंने यहां पे बना लिया, दीवार बना ली। और राइट साइड पे लाइव कैंडल चल रही है ये वाली देखें। तो इस अगर ये कैंडल यहां से ऊपर जाती है, तो जिस तरीके से इस दीवार ने यहां पे 4 दिन की कैंडल्स को ऊपर जाने से रोक दिया था, तो ये मुमकिन है ना कि इसी जगह के ऊपर यही रेजिस्टेंस या यही रुकावट इस कैंडल को भी जब ये ऊपर जाएगी, इससे टकराएगी, तो हो सकता है कि ये कैंडल भी ऊपर जाने से रुक जाए, ना जा सके। ऐसा है कि नहीं है। और बिल्कुल इसी तरीके से नीचे आए, तो यहां पे इस जगह के ऊपर ये जो दूसरा मैंने लाइन लगाई थी, मैं इसको भी डिलीट करता हूं। अब यहां पे मैं एक बड़ा लेवल बनाता हूं रेजिस्टेंस का, वो यहां पे है, ये देखें, एक ये बड़ा लेवल है रेजिस्टेंस का इस जगह पे, 1 डे के चार्ट पे। देखें ये वाली कि 2 कैंडल्स इस पॉइंट से ऊपर नहीं जा सकी, फिर ये एक कैंडल, फिर ये एक कैंडल हाई पॉइंट देखें इसका, फिर यहाँ पे ये 2 कैंडल्स का हाई पॉइंट, ये तीसरी कैंडल का हाई पॉइंट, 5 कैंडल्स को यहाँ पे आपके सामने इस लेवल ने ऊपर जाने से रोक दिया कामयाबी से, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी। यहाँ पे ये तोड़ के ऊपर जाने में कामयाब हुआ है, तो वो लेकिन रोकने में भी तो कामयाब हुआ है, एक जगह पे, दूसरी जगह पे, और तीसरी जगह पे। ठीक है जी, तो ये हमारा दूसरा लेवल हो गया। इसी तरीके से ये बीच में एक और लेवल भी है। ठीक है, लेकिन मैं बड़े लेवल बना रहा हूं जहां पे ज्यादा कैंडल्स के हाई पॉइंट टच कर रहे हैं या लो पॉइंट टच कर रहे हैं। तो इसी तरीके से नीचे भी हम लेवल्स ही बनाते हैं, क्योंकि एक सिंगल लाइन से आप कंफ्यूज होंगे। तो अब थोड़ा सा नीचे आए, तो अगर हम नीचे से स्पोर्ट का लेवल बनाएं कि कौन सी ऐसी जगह है कि जहां पे कैंडल्स नीचे जाने से रुकी, तो ये देखें एक तो बड़ा सपोर्ट का लेवल ये है, ये देखें ये वाला एक बड़ा सपोर्ट का लेवल है ना यहाँ पे, सबसे नीचे, कि यहां से नीचे अभी 1 2 3 4 दिन की कैंडल्स जो है वो इस लेवल को तोड़ के, रुकावट को तोड़ के नीचे नहीं जा सकी। ये हो गया पहला सपोर्ट का लेवल, कि अगर ये कैंडल जो अभी लाइव चल रही है ये नीचे जाएगी, तो चांसेस हैं कि ये वाला सपोर्ट का लेवल इसको रोकने की कोशिश करेगा, जैसे यहां पे देखें 4 दिन की कैंडल्स को नीचे नहीं जाने दिया था इसने, ऐसा ही है ना। लेकिन इस ये लेवल तो काफी नीचे है, इस लाइव कैंडल अगर ये नीचे जाएगी, तो इससे पहले आप देखें यहां पे करीब, यहां पे भी एक सपोर्ट बड़ी मिलेगी इसको, जो इसको नीचे जाने से रोकेगी। कैसे, इसी को मैं क्लोन करता हूं, डुप्लीकेट। तो यहां पे आप देखें ये इस जगह के ऊपर कितनी कैंडल्स जो हैं वो नीचे जाने से रुकी हुई हैं इस जगह पे, ये आप चेक करें कि ये एक कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, चौथी। ठीक है, तो ये वाला लेवल आप देखें, ये पहला सपोर्ट का लेवल ये होगा कि इस कैंडल को जो नीचे जाने से रोकने की कोशिश करेगा, जो इसके करीब है, ऑलरेडी पहले भी इसी ने रोका है, ये देखें यहां से वापस कैंडल ऊपर चली गई है। और अगर इस लेवल को, पहले सपोर्ट के लेवल को तोड़ के कैंडल नीचे जाती है, तो फिर जो अगला लेवल, दूसरा सपोर्ट का लेवल मिलेगा, वो कहां पे मिलेगा, वो मिलेगा ये नीचे, ये आप देखें इस जगह के ऊपर, तकरीबन यहां पे। क्यों, इस जगह पे क्यों, क्योंकि देखें ये एक कैंडल नीचे आई थी ना, लेकिन इस पॉइंट से नीचे नहीं जा सकी, इसका मतलब है इस अकेली कैंडल को यहां से किसी रुकावट ने रोका है ना नीचे जाने से। तो वही रुकावट अगली जब कैंडल इस पहले लेवल को तोड़ के अगर नीचे जाती है, तो ये दूसरा सपोर्ट का लेवल यहां पे मौजूद है, बेशक छोटा है, कमजोर है, क्योंकि सिर्फ एक कैंडल को नीचे जाने से रोका है इसने। तो हो सकता है कि यहां पे दूसरी दफा भी यही कैंडल, यही लेवल इस कैंडल को नीचे जाने से रोक दे। ठीक है, तो उसके बाद अगर नीचे जाती है, तो फिर ये एक बड़ा लेवल हमारा तीसरा सपोर्ट का मौजूद है। अच्छा, यहां से अगर ये लाइव कैंडल ऊपर जाती है, तो पहला जो रेजिस्टेंस का लेवल मिलेगा बड़ा, वो यहां पे मिलेगा इसको, जो ऊपर जाने से रोकेगा। ऊपर तो इन लेवल्स तक तो बाद में पहुंचेगी ना, वो तो बहुत दूर हैं। तो लाइव कैंडल के नजदीक तरीन जो पहला बड़ा रेजिस्टेंस का लेवल होगा, वो ये होगा जी, ये देखें इस जगह पे, ये इसको ऊपर जाने से रोकेगा, जैसे यहां पे रोका, जैसे यहां पे रोका। ठीक, हो सकता है तीसरी दफा भी रोकने में कामयाब हो जाए, है कि नहीं।
ठीक है, इसी अगर ये इस लेवल को तोड़ के ऊपर जाने में कामयाब होती है तो फिर इसके बाद अगला जो रेजिस्टेंस का लेवल होगा वो यहां पे आएगा, ये देखें इस जगह पे। तो आपने इस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स बनाने हैं। ये देखें, ये इस जगह पे देखें कितनी सारी कैंडल्स को ऊपर जाने से रोका है इस लेवल ने। और इसको हम राइट साइड पे इसलिए खींचेंगे, लंबा करेंगे, क्योंकि लाइव कैंडल ये राइट साइड पे चलनी है। ठीक है, तो आगे ये लेवल नजर आना चाहिए हमारे चार्ट पे। तो ये देखें दूसरा सपोर्ट का लेवल ये आ गया। इसको अगर तोड़ता है तो तीसरा फिर ये ऊपर आएगा बड़ा लेवल। रास्ते में एक और भी है छोटा, ये वाला भी। ठीक है, ये वाला भी है। उसके बाद फिर ये वाला भी आएगा छोटा, और बड़ा लेवल ये है। तो इस तरीके से आपने अपने मुख्तलिफ चार्ट्स के ऊपर कम से कम दो तीन मुख्तलिफ पेयर्स के चार्ट्स के ऊपर आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल बनाने हैं। कम से कम 4-5 रेजिस्टेंस के लेवल जो लाइव कैंडल के ऊपर बनेंगे। पहले रुकावट कहां पे हो सकती है? बड़ी मेजर, छोटी को छोड़ देना है, जहां पे एक से ज्यादा कैंडल्स ऊपर जाते हुए रुकी हैं। ठीक है ना, उस लाइव कैंडल के नजदीक तरीन माजी में। फिर दूसरा रेजिस्टेंस का लेवल, उसके ऊपर तीसरा, चौथा, पांचवा, कम से कम 3-4 तो लाजम आपने रेजिस्टेंस के लेवल बनाने हैं ऊपर। और 3 से 4 बनाने हैं सपोर्ट के लेवल जो लाइव कैंडल के नीचे होंगे नजदीक तरीन। पहली सपोर्ट कौन सी है, दूसरा सपोर्ट का बड़ा लेवल कौन सा है, और तीसरा बड़ा सपोर्ट और चौथा लेवल कौन सा है। तो ये आपने प्रैक्टिस करनी है जी, यहां तक। अच्छा, एक और बात। अब देखें आप, हमने कितनी मेहनत से ये लेवल बनाए अभी इस चार्ट के ऊपर, ऐसा है ना? क्या आप चाहेंगे कि ये लेवल अभी मैं अगर ये वेबसाइट क्लोज करूं तो ये लेवल खत्म हो जाए, अगली दफा जब भी मैं दोबारा ओपन करूं ये चार्ट दोबारा नए सिरे से बनाऊं मैं ताजा? नहीं चाहेंगे ना। आप चाहेंगे कि यार किसी तरीके से क्या ये सेव हो सकते हैं, ताकि अगली दफा जब मैं इस चार्ट को ओपन करूं तो यही लेवल सामने आ जाए। ठीक है, बिल्कुल हो सकते हैं, सेव कर सकते हैं आप ये जो आपने काम किए है। कैसे सेव करने का तरीका investing.com के ऊपर ये है कि आपने एक दफा, जब मैं नई नई वेबसाइट ओपन करता हूं, इसको रहने देता हूं, कि जब आप एक दफा investing.com की वेबसाइट ओपन करते हैं ना यहां से गूगल पे, तो जैसे इसका होम पेज ओपन होगा तो शुरू में इस जगह के ऊपर ये देख रहे हैं मेरा नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अताउल्ला, ये ए लिखा हुआ है। यहां पे आपसे वो मांगेगा, पूछेगा कि भाई आप एक दफा इसमें साइन इन कर लो। तो आपने अपने ओरिजिनल जीमेल एड्रेस से, ईमेल एड्रेस और ओरिजिनल जो पासवर्ड है उसका, वो एक दफा डाल के यहाँ पे लॉगिन कर लेना है, जैसे मैंने लॉगिन किया हुआ है। अब जब तक मैं यहां से साइन आउट नहीं करूंगा, मुझे 4-5 साल हो गए, 6 साल मैंने लॉगिन किया था 6 साल पहले, और अभी तक 5.5 साल पहले अभी तक लॉग आउट ही नहीं किया। तो अब क्या होगा इसका फायदा लॉगिन का, कि जब भी मैं अपने किसी भी चार्ट के ऊपर कोई भी नॉलेज अप्लाई करूंगा, जैसे अभी हम कर रहे थे, ये चार्ट है पिछला, तो उसको मैं, क्योंकि मैंने लॉगिन किया हुआ है इसमें अपने ओरिजिनल ईमेल डिटेल से, तो मैं इसको सेव कर सकता हूँ। ये ऊपर देखें राइट कॉर्नर पे ये दो एरो हैं, एक ये तीर ऊपर की तरफ है काले रंग का क्लाउड में, और एक वाइट कलर का एरो है जो नीचे की तरफ मुंह है। तो आपने अगर ये चार्ट सेव करना है तो पहला जो ब्लैक कलर का एरो है उसको आपने क्लिक करना है। तो वो सेव न्यू चार्ट लेआउट, वो पूछ रहा है भाई ये जो चार्ट सेव करना है इसका नाम क्या रखना है। मैं नाम रखता हूं यू। ठीक है, यू नाम रखता हूं। ठीक है, या 8-9 में नाम रख लेता हूँ वैसे ही, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ 89 के नाम से। आप कुछ भी गोल्ड का या पेयर का नाम लिख लें, जिस मर्जी नाम से जो आपको याद रहे कि इसका ये कौन सा पेयर है। तो मैंने ये सेव कर लिया। अब देखें, मैंने देखना है कि ये चार्ट मैंने जो सेव किया है अभी, इससे पहले भी देखें, ये जो लोडेड प्रीवियसली सेव्ड चार्ट्स हैं उनकी लिस्ट सामने लाने के लिए ये नीचे की तरफ जो एरो है व्हाइट कलर का, इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये देखिए आपके सामने लिस्ट आ गई है जो चार्ट मैंने पहले सेव किए हुए हैं। तो इसमें मैंने देखें ये एक अभी गोल्ड का चार्ट सेव किया था। ठीक है, उसको मैं क्लिक किया तो वो देखें नॉलेज समेत जो नॉलेज मैंने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, वो सारा वापस आ गया है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ नहीं, अभी जो चार्ट हमने बनाया था 89 सेव, उसको मैं क्लिक करता हूँ तो अब देखें कि वो सारे सेव्ड लेवल्स के साथ वापस आपके सामने आ गया है। इसका आपको ये फायदा होगा कि रोज बरोज
जो जो यही कैंडल्स आगे मूव करती रहेगी, आप अपने इन्हीं लेवल्स को रीएडजस्ट करें और ऑटो सेव कर लें उसके ऊपर, और ये हमेशा के लिए यहाँ पे रहेंगे, दोबारा बार बार नए सिरे से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको। ठीक हो गया जी, तो ये आपका होमवर्क है जी। आज यहाँ पे मैं अपना सेशन खत्म कर रहा हूँ। अब इसके बाद आप जिन दोस्तों ने सवाल करना है, सिर्फ वो अपनी बारी पे अब माइक ओपन करें, सवाल करें, जवाब सुने, समझने की कोशिश करें, और फिर अपना माइक बंद कर लें ताकि कोई दूसरा सवाल कर सके माइक ओपन करके। रिकॉर्डिंग में यहाँ पे अब करने लगा हूँ बंद।